Assalamu alaikum students and welcome to the very first video lecture of grade 10th biology. I'm your biology teacher from Honest Kindergarten and Secondary School. In this video I'm going to teach you about gaseous exchange, homeostasis, coordination and control. In this video you will learn about gaseous exchange in plants, gaseous exchange in humans, respiratory disorders, homeostasis in plants, urinary system of humans, types of coordination and human nervous system till now. इस वीडियो को समझने से पहले आपके ज़हन में कुछ की पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन। 9th क्लास में आप लोगों ने इस टर्म को देखा हुआ है। रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन खुराक के अंदर पाए जाने वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ऑक्सीडेशन करते हो, उनको तोड़ते हो ताकि आप एटीपी की शक्ल में एनर्जी हासिल कर सकें। गैसियस एक्सचेंज वो सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिज़म और उसका एनवायरनमेंट गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, गैसों का तबादला कर रहा है। यानी ऑर्गेनिज़म कोई गैस एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहा है और बदले में एनवायरनमेंट से कोई गैस ले रहा है। ब्रीदिंग, इसको उर्दू में सांस लेना भी कहते हैं। इसमें वो सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपके फिज़िकल मूवमेंट्स जो गैसियस एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं वो सारे आते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये सिनोनिमस वर्ड्स नहीं हैं, बल्कि रेस्पिरेशन एक पूरा मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। यानी रेस्पिरेशन में आप गैसियस एक्सचेंज भी कर रहे हो और साथ ही साथ केमिकल प्रोसेस के ज़रिए खुराक में पाए जाने वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़े ताकि एटीपी हासिल कर सको। ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ आप गैसियस एक्सचेंज ही कर। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इधर समझिएगा, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को आपने सेम रखना है, भले ही बैरूनी माहौल में कितनी भी तब्दीलियाँ आ जाए, तो ये होम्योस्टैसिस है। मिसाल के तौर पर आपका गर्मी हो या सर्दी, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहता है, तो ये होम्योस्टैसिस की मिसाल है। ओस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स। तो वो सारा का सारा पानी और नमकियात का लेवल आपने बरकरार रखना है आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनकी जो भी कंडीशन है। थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूव करना। और कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि आप इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो आपके सारे के सारे सिस्टम्स किस तरीके से मिलजुल कर एक अच्छा एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है गैसियस एक्सचेंजिंग प्लांट। उसको बताने से पहले आपको एक पूरा एक 9th क्लास का एक मैं आपको रिकैप देना चाहता हूँ। 9th क्लास का पहला चैप्टर था, उसमें आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। जब आपने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो सबसे लेस डेवलप। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में कोई ख़ास ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते, बल्कि इनके पास वो ख़ास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा असल में लीव्स की एपिडर्मिस, स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाने वाले, यंग स्टेम्स की एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे सुराख हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सुराख गैसों का तबादला करवाने में मदद करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करते हैं। अब इनका हम लोग को ये चीज़ पता चल गया। अब पौधे को दो तरह के सिचुएशंस का सामना है। वो दिन के वक्त क्या करता है और रात के वक्त क्या करता है। दिन के वक्त वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बाहर से स्टोमेटा के ज़रिए, जैसा कि डायग्राम में आपको स्टोमेटा नज़र भी आ रहे होंगे, बाहर से हवा को स्टोमेटा के ज़रिए अंदर लेकर आता है और अंदर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स और पैलिसेड मेसोफिल सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान खाली जगह, वो हवा इन सेल्स के दरमियान जो एयर स्पेसिस हैं वहाँ आ जाती है। एयर स्पेसिस में मौजूद हवा को ये सेल्स अपने अंदर ले लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन भी आपने चौथे चैप्टर में आई थिंक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल द क्रॉस सेल, तो आपने वहाँ डिफ्यूजन पढ़ा था। डिफ्यूजन हो जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो इधर आ गई और यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो गैस होगी वो इन एयर स्पेसिस में भेज दी जाएगी और दोबारा वापस स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकाल दी जाएगी। अच्छा, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, जो दिन के वक्त दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, और रेस्पिरेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। रात के वक्त ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, जबकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है।
तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए बाहर से ले लेते हैं पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में दोबारा रिलीज़ कर देते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी पाए जाते हैं जो वुडी प्लांट्स हैं, मेच्योर रूट्स वाले, मेच्योर स्टेम वाले, उनके जो स्टेम्स हैं उनके ऊपर बार्क मौजूद होती है, छाल मौजूद होती है, लकड़ी। तो उन लकड़ी के अंदर ख़ास तरह के उभरे हुए सेल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। ये भी गैसेस एक्सचेंज करवाने में मदद करते हैं। यंग रूट्स क्या करती हैं, वो जिधर पाई जाती हैं अपने सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन वगैरह करती हैं और मट्टी वगैरह में अपने गैसेस एक्सचेंज कर देते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स चूँकि वो होते ही पानी में, तो वो अपनी गैसेस एक्सचेंज के लिए पानी से ही गैसेस लेते हैं और पानी में ही उनको रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसान किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब इंसान के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम नाम का एक पूरा सिस्टम मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम। इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है एयर पैसेज वे, दूसरा है लंग्स। एयर पैसेज वे वो तमाम के तमाम ऑर्गन्स हैं जिनके ज़रिए से हवा गुजर कर फेफड़ों तक आती है और फेफड़ों से गुजर कर दोबारा माहौल में चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एयर पैसेज वे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंग्स के मतलब। तो लंग्स के मतलब आप लोग अगर देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर पैसेज वे इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स थ्रू विच एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इन द लंग्स एंड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज लीव। एयर पैसेज वे में वो तमाम के तमाम पार्ट्स शामिल हैं जिनसे गुजरकर बाहर से आने वाली हवा फेफड़ों तक पहुंच जाती है और गैसेस एक्सचेंज करने के बाद यहाँ से निकल जाती है। एयर पैसेज वे का सबसे पहला हिस्सा नॉस्ट्रिल्स हैं, नाक के सुराख, नथने, यहाँ से हवा गुजरती है और अंदर आती है नेज़ल कैविटी, नाक के अंदर वाली खाली जगह में। नेज़ल कैविटी दरमियान से कार्टिलेज की मदद से दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है और हर हिस्से की दीवारों पर म्यूकस और बाल मौजूद होते हैं। अब म्यूकस और बाल ये डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और जो म्यूकस का एक और काम है कि अंदर दाखिल होने वाली जो हवा है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करना और उसे बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। उसके बाद नेज़ल कैविटी के अंदर वाली साइड पर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स होते हैं। उसके बाद ये खुराक, ये हवा चली जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स वो मस्कुलर पैसेजवे है जो खुराक और हवा दोनों के लिए कॉमन है और ये जो रास्ता है इसके बाद इसके बिल्कुल बेस पर आपको ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस नज़र आएगा। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस वो सुराख है जिसके ज़रिए फेरिंग के बेस पर एक सुराख होता है और उसके ऊपर आगे मौजूद होता है ढक्कन, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये ग्लॉटिस जो होता है वो लेरिंग्स में जाके खुलता है। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग कार्टिलेज का बना हुआ एक वॉइस बॉक्स है, यहाँ से आवाज़ पैदा होती है। उसे वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कार्टिलेज के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स के दो पेयर्स मौजूद होते हैं, यानी 4 कार्टिलेजनस स्प्रिंग्स मौजूद होती हैं। ये बहुत स्ट्रेच होती हैं। जब यहाँ से हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करती हैं और इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। ट्रेकिया है विंड पाइप, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। एसोफेगस के बिल्कुल सामने मौजूद होती है। इसकी दीवारों में कार्टिलेज पाए जाते हैं जिन्होंने सी शेप ड्रिंक बनाए होते हैं। ये डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। डायग्राम में ये सारी चीज़ें लेबल हैं। अच्छा, ये कार्टिलेज ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। हालांकि इसमें अगर हवा मौजूद हो या ना हो, ईद कुर्बान अभी गुजरी है तो आप देखें जब जानवर के जिस्म से आप लंग्स निकालते हैं तो हालांकि वो लंग्स बॉडी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन लंग्स में जिस पाइप के साथ जुड़े होते हैं वो पाइप फिर भी पिचकता नहीं है, वो कोलैप्स नहीं होता। क्यों? उसमें पाए जाने वाले सी शेप्ड रिंग कार्टिलेज की वजह से। वो ट्रेकिया होता है। ब्रोंकाई जब चेस्ट कैविटी में आती है ट्रेकिया, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है तो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो दीवारों से कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स के आगे बहुत छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जिन्हें एल्विलर डक्ट्स कहते हैं। एल्विलर डक्ट आगे छोटी छोटी नालियाँ एल्विलाई में जाती हैं और एल्विलाई में जाकर एपिथेलियल सेल्स की सिर्फ एक वो सिंगुलर सेल की मोटाई जितनी इनकी दीवार होती है, इनके बाहर कैपिलरीज का गुच्छा होता है। यहाँ गैसियस एक्सचेंज होती है फ्रॉम ब्लड टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। हम ब्रीदिंग लेते हैं, हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो किन स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ब्रीदिंग का मैं दोबारा आपको फिर बता दूं कि ब्रीदिंग में वो तमाम के तमाम फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड
जो हो गैसेस एक्सचेंज के साथ, वो ब्रीदिंग है। अब ये दो प्रोसेस पे डिवाइड है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम बाहर से हवा को बॉडी में लेकर आ रहे हैं, और एक्सपिरेशन जिसमें अंदर से हवा को बाहर निकालें। इंस्पिरेशन का दूसरा नाम इनहेलेशन भी है और एक्सपायरेशन का दूसरा नाम एक्सहेलेशन भी है। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के रेट को कौन कंट्रोल करता है, यानी सांस लेने की रफ्तार को कौन कंट्रोल करता है, तो दिमाग में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी सेंटर इस चीज़ को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर इस चीज़ को जब कंट्रोल करता है तो वो किस बेस पर कंट्रोल करता है। ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए तो फ़ौरन रेस्पिरेटरी सेंटर बॉडी को मैसेज करता है कि अब सांस निकालने का वक्त है। तो वो जब एक्सपायरेशन करता है तो उसके जवाब में इंस्पायरेशन भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये रेट कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मल हालात में हम 60 से 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हम लोग कोई स्ट्रेसफुल काम करें, बहुत ज़्यादा मशक्क़त वाला काम करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें, तो 1 मिनट में 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हमारी रेस्पिरेटरी रेट हो जाता है। अब ये फर्दर इनका कंपैरिजन करने के लिए मैंने कुछ टेबल ऐड किए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। वो क्या चीज़ है, जब बाहर से हवा अंदर आती है तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, एक्सपिरेशन में वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपका सीने का जो खला है, थोरैसिक कैविटी का वो जो खला है, वो इंस्पिरेशन में इंक्रीज़ कर जाता है, एक्सपिरेशन बिल्कुल ऑपोजिट है, रिड्यूस हो जाता है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, तो दूसरी चीज़ उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। रिब्स स्विंग अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं और बाहर को निकलती हैं, जब ये एक्सपिरेशन इसके ऑपोजिट है। डायफ्राम, इन्हीं फेफड़ों के नीचे एक ख़ास मस्कुलर एक स्ट्रेच मसल एक चीज़ पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर है जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है इंस्पिरेशन में, जबकि एक्सपिरेशन में वो बिल्कुल अपनी शक्ल दोबारा हासिल कर लेते हैं। और ये इंस्पिरेशन थोरैसिक कैविटी में जब उसका साइज़ बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर से हवा रश करती है अंदर की तरफ। एक्सपिरेशन में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपकी बुक में टेबल 10.1 है जिसमें हम लोगों ने इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में कुछ फ़र्क है, उसकी ऑक्सीजन की वैल्यू के हवाले से, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू के हवाले से, नाइट्रोजन की वैल्यू के हवाले से, मॉइस्चर, डस्ट, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों के हवाले से जो फ़र्क है ये आपको नज़र आ रहा है। ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, हो सकता है MCQ में बोर्ड में कुछ पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो बीमारियां जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को तबाह कर रही हैं। तो उनमें कुछ बीमारियां बहुत अहम हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और एज़मा। ब्रोंकाइटिस के एंड पर जो सफिक्स TIS लिखी हुई है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। TIS सफिक्स किसी भी साइंटिफिक टर्म के एंड पर आए तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है, बायोलॉजिकल टर्म्स के। जैसे हेपेटाइटिस, जिगर का सूज जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो जिगर को बनाते हैं, तो हेपेटाइटिस में उन्हीं की इन्फ्लेमेशन की वजह से जिगर सूज जाता है, तो इसी वजह से उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस, जैसे कि मैंने एयर पैसेजवे में ब्रोंकाई का आपको बताया, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये पहली डायग्राम आपको जो नज़र आ रही है, ये ब्रोंकाइटिस की है। इसमें क्या होता है, ट्यूब्स के अंदर म्यूकस जमा हो जाता है, और म्यूकस की वजह से दीवारों में सूजन आ जाती है और ट्यूब्स तंग हो जाती हैं। और इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया या इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स या केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि टोबैको स्मोक। ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आम तौर पर 2 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद मरीज़ ठीक हो जाता है और कोई परमानेंट नुकसान नहीं उसको पहुंचता। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक रहता है और ये आम तौर पर 3 माह से 2 साल तक चलता रहता है। और इसकी अलामात अगर सिम्टम्स कोई पूछे तो वो ये हैं, कफ़ होती है, खांसी आती है, सांस में हल्की खरखराहट, वीजिंग, बुखार होता है, सर्दी लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सांस के मसाइल है तो सांस में तंगी तो होगी, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो सब में कॉमन है। निमोनिया ये दूसरी डायग्राम जिसमें एक आदमी आपको खांसता हुआ नज़र आ रहा है, ये निमोनिया है। निमोनिया असल में फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है। अगर ये दोनों फेफड़ों में हो जाए तो इसको कहते हैं डबल निमोनिया। इसकी सबसे कॉमन जो कोज़ है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। बैक्टीरिया की सिंगुलर बैक्टीरियम होता है, और कुछ वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं।
निमोनिया के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं, जब एल्वेलाई में जाते हैं तो वहाँ ठहरते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तो फेफड़ों के टिश्यूज़ को तोड़ते हैं, तो उसमें फ्लूइड और पस भर जाते हैं। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो आपको सर्दी लगती है, बुखार होता है, कपकपाहट होता है, कफ विद स्प्यूटम, बलगम भरी खांसी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होती है, और मरीज़ की स्किन का कलर भी चेंज होता है, वो डार्क हो जाता है, पर्पलिश हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होने वाले निमोनिया से बचने के लिए हमारे पास कुछ वैक्सीन मौजूद हैं और एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है एज़मा। एज़मा एक तरह की एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है और हवा की नालियाँ बहुत तंग हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और जो एज़मिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में एलर्जन जब आते हैं, एलर्जन मतलब डस्ट पार्टिकल्स, कोई स्मोक हो गया, उन्हें स्मेल, खुशबू, ये कोई सेंट वगैरह हो, ऑडर, उससे भी, पोलन्स वगैरह से भी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जब ऐसे किसी एलर्जन से उनका सामना होता है तो फौरी तौर पर इनवॉलेंटरीली, यानी अपनी मर्ज़ी के बगैर, वो ऐसा रद्दमल आता है, रिस्पॉन्स आता है कि ये पूरा एयर पैसेजवे बंद हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ को सांस लेने में बड़ी मुश्किल आती है। इसके अलामात वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन ख़ास तौर पर आपकी सांस का उखड़ना, ख़ास तौर पर जब मुशक्क़त वाला काम किया जाए रात के वक्त, ज़्यादातर विस्लिंग साउंड आती है, सांस में खरखराहट होती है, वीजिंग होती है, खांसी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस होती है। तो ऐसे केमिकल्स इसके इलाज में दिए जाते हैं जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत रखें, और आमतौर पर इनको इन्हेलर्स की शक्ल में दी जाती है। आपने अक्सर एज़मिक पेशेंट्स के पास पंप देखा होगा, वो थर्ड डायग्राम उसको शो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है। स्मोकिंग के बहुत सारे बुरे असरात हैं। सिगरेट और उसके धुएं में मौजूद केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत नुकसानदेह, उनकी स्मोकिंग बहुत नुकसानदेह। जो तंबाकू का धुआं है उसमें 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, और उनमें से 50 के मुतालिक तो हम लोग को कंफर्म है ना कि एक कार्सिनोजन है, यानी कैंसर कॉज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों का कैंसर होता है, ऐसा नहीं है स्मोकिंग से, बल्कि ये हेड टू टो आपको बीमारियाँ देता है। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग से आपको किडनी का कैंसर भी हो सकता है, मुंह का कैंसर, ओरल कैविटी, लेरिंग्स, ब्रेस्ट, यूरिनरी ब्लैडर, पैंक्रियाज वगैरह के कैंसर भी हो सकता है, और इससे एम्फीसीमा और दूसरे अमराज भी होते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका असर ये होता है कि कार्बन, जो टोबैको स्मोक होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन एक ख़ास तरह की रेड ब्लड सेल के ऊपर पाई जाने वाली प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन को लेकर जाती है, पूरी बॉडी में उसको सप्लाई करती है। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ये कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देती है, और ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, आर्टरीज तंग हो जाती हैं, और आपको टीबी का, फेफड़ों के इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, उसका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, और दांतों में कमज़ोरी हो जाती है, उनकी स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है, और दांत गिरने का अमल 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। इन पौधे किस तरीके से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत। तो वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। वो किस तरीके से? बाय यूजिंग स्टोमेटा। वो जिस तरीके से स्टोमेटा का मैंने रोल आपको बताया, तो दिन के वक्त और रात के वक्त जो प्रोसेस चल रहा होता है उसके नतीजे से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर किस तरीके से रिमूव किया जाता है, पहले बताऊं। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो पौधे के लिए नुकसान हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फ़ायदेमंद हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, लेकिन उनकी एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो पौधे के लिए नुकसानदेह। पानी पौधे के लिए बहुत अहम है, एक्स्ट्रा पानी नुकसानदेह। तो वो पानी क्यों अहम है पौधे के लिए, पहले वो बता देते हैं। पानी रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, ज़मीन से हासिल किया जाता है। ये पौधे को अपनी शेप बरकरार रखने में मदद करता है, उसको टर्जिडिटी देता है, और ट्रांसपरेशन के ज़रिए पौधा इसको निकालता है। यानी पानी बहुत ज़्यादा अहम है। एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए 2 तरीक़ाकार हैं। पहला तो ट्रांसपरेशन यानी इवेपोरेशन है पौधे की लीव्स, वो। दूसरा है गुटेशन। रात के वक्त कुछ पौधे ऐसा होते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पानी आता है, या उनके पास दिन के वक्त भी एक्स्ट्रा पानी अगर मौजूद हो, तो वो क्या करते हैं, घास हो गई, स्ट्रॉबेरी के कुछ पत्ते हो गए, या स्ट्रॉबेरी के पौधे, या इस तरह के कोई दूसरे पौधे,
वो अंदर से पानी को अपने लीव की टिप्स पर ड्रॉप्स की शक्ल में निकालना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं गुटेशन। अच्छा, इस तरह का एक और प्रोसेस भी है ड्यू, शबनम। उससे मिक्स नहीं करना चाहिए, इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो क्या है, ड्यू असल में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा में वो कंडेंस हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं, यानी पौधों के पत्तों के ऊपर गिरते हैं, तो वो एक्सटर्नली गिरते हैं, तो ये ड्यू है। गुटेशन वो प्रोसेस है जिसमें अंदर से पानी बाहर निकाला जा रहा है। अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को पौधे किस तरीके से निकालते हैं, दो तरीक़ों से है ये। मेटाबॉलिक वेस्ट अगर आपके लिए नुकसानदेह तो उसको कम नुकसानदेह या गैर नुकसानदेह सब्सटेंसेस में आप कन्वर्ट कर लो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट है, उसकी क्रिस्टल्स को जो टमाटर है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने पत्तों और तनों में स्टोर कर लेते हैं। जो एक्सक्रीटोफोर्स हैं, ऐसे पौधे जो हर साल पत्तों को गिराते हैं पतझड़ के मौसम में, तो वो सारे के सारे पत्तों में अपने वेस्ट ज़ख़ीरा कर लेते हैं, क्योंकि पत्तों ने तो पौधे को छोड़ जाना होता है, तो वो साथ ही साथ ये भी निकल जाता है। ऐसे ही साथ आप कई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रेजिन्स, वो कॉनिफरस प्लांट्स वो निकालते हैं, लैटिक्स रबर प्लांट्स वो निकालते हैं, और म्यूसिलेज वो कार्निवोरस प्लांट्स या भिंडी तोरी से भी आप लोगों ने ये मटेरियल निकलते हुए देखा। नेक्स्ट हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। इंसान का यूरिनरी सिस्टम वो दो हिस्सों, वो कुछ हिस्सों पर मौजूद होता है। चार, पेयर ऑफ किडनी, दो गुर्दों पर, पेयर ऑफ यूरेटर्स, वो नालियाँ जो गुर्दे से निकलती हैं और यूरिन को लाती हैं, ब्लैडर, एक ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरीथ्रा वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे यूरिन को बाहर निकाला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, पहले किडनी की अपीयरेंस है, वो डार्क रेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, मोटाई है 4 सेंटीमीटर, वज़न 120 ग्राम है। ये इसके मुतालिक मैंने आपको बता दी। इसकी पोजीशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पर, पिछली दीवार पर मौजूद होता है। दरमियान में रीढ़ की हड्डी है, एक गुर्दा रीढ़ की हड्डी के एक तरफ है, दूसरा गुर्दा रीढ़ की हड्डी के दूसरी तरफ। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी दो जो रिब्स हैं वो इनकी हिफाजत करती हैं। लेफ़्ट किडनी वो थोड़ा सा ऊंचा होता है राइट किडनी की निस्बत। इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसका पार्ट है हाइलस। हाइलस क्या चीज़ है, हाइलस वो डिप्रेशन है गुर्दे के अंदर। यहाँ आपको डायग्राम में हाइलस नज़र आ रहा होगा, डायग्राम में वो हाइलस वो गुर्दे का डिप्रेशन है जहाँ से यूरीटर गुर्दे से बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स या नर्व वेसल अंदर दाखिल होती हैं गुर्दे के अंदर। दूसरा हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स गुर्दे का बाहर वाला हिस्सा होता है और इसकी जो कलरेशन है वो डार्क रेड होती है। और रीनल मेडुला अंदर वाला हिस्सा होता है और इसकी जो कलरेशन है वो हल्की रेड यानी पेल रेड होती है। रीनल मेडुला के अंदर बहुत सारे कोन शेप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें रीनल पायरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पायरामिड्स सारे के सारे मिलकर एक ब्रॉडर हिस्से में जुड़ते हैं जिन्हें कहते हैं रीनल पेल्विस, और यही आगे यूरेटर बन जाता है। नेक्स्ट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा पाए जाते हैं। दो हिस्से होते हैं इसके, रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल के आगे फर्दर दो हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस आर्टरी वो जो कैपिलरीज का एक गुच्छा पाया जाता है, और बोमन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो इस गुच्छे के इर्द गिर्द होता है। रीनल ट्यूब्यूल नालियाँ होती हैं, ट्यूबुलर हिस्सा होता है। पहला इनमें घुमावदार नालियाँ कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल हैं, वो पहले जो शुरू में बोमन कैप्सूल के वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल है, दूसरी एंड पर जो है वो डिस्टल कॉन्वोलेटिव ट्यूब्यूल है। उसके बाद यू शेप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल जाए तो कैपिलरी डक्ट्स बन जाते हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। गुर्दे का जो मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। वो 3 स्टेप्स में ये काम करते हैं। पहला प्रेशर फिल्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है तो वो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट होती हैं या काम की चीज़ें होती हैं, वो ब्लड प्रेशर के थ्रू निकल जाती हैं। तो ये निकल कर जो बोमन कैप्सूल में अब ये मटेरियल आए, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाए। अब इसमें तो बहुत सारी काम की चीज़ें भी निकल गई हैं। ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ था तो जिसकी वजह से काम की चीज़ें भी निकल गई। तो अब गुर्दा क्या करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या किया जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से तकरीबन 99% चीज़ें वापस आ जाती हैं जो काम की होती हैं, और दोबारा उस
उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ट्यूबुलर सिक्रीशन के ज़रिए ऐड की जाती हैं ताकि आपका यूरिन की पीएच वगैरह को मेंटेन किया जा सके 7.35 से 7.45। अच्छा, इसमें कुछ हिस्से हैं जो डायग्राम से आपको नज़र आ रहे हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल किस तरह आइंस वगैरह को रीअब्जॉर्ब कर रहा है और वाटर एंड सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप यानी नीचे आने वाला हिस्सा और असेंडिंग लूप यानी ऊपर जाने वाला हिस्सा, वो किस तरीके से डायग्राम को में आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब दोबारा की जा रही हैं। और ये सारे के सारा प्रोसेस से होने के बाद जो दोबारा मटेरियल बनता है उसे यूरिन कहते हैं और ये कलेक्टिंग डक्ट में चल जाता है और फिर दोबारा रीनल पेल्विस से यूरिटर और उससे ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा में चला जाता है। नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। गुर्दा किस तरीके से पानी और सॉल्ट को मेंटेन करने में हमारी मदद कर रहा है, वो दो तरीक़ों से मदद कर रहा है। वो हाइपोटोनिक यूरिन या हाइपरटोनिक यूरिन पैदा करवा के ये प्रोसेस करवा रहा है। हाइपोटोनिक यूरिन क्या है? डाइल्यूट यूरिन। मिसाल के तौर पर जब हमारे बॉडी फ्लूइड में पानी की मिकदार ज़्यादा है तो हम लोग को पानी फर्दर चाहिए नहीं, ये एक्स्ट्रा पानी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए गुर्दा ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन करवाता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, और कम से कम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूरिन में चला जाता है। इसे कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन हाइपोटोनिक। दूसरा है हमारे पास हाइपरटोनिक यूरिन। जब हमारे पास पानी की बॉडी फ्लूइड में कमी है तो गुर्दा पहले से मौजूद पानी को भी बचाने की कोशिश करेगा, तो इसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और कम से कम प्रेशर फिल्ट्रेशन होगी। इसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है जिसे हाइपोटोनिक यूरिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन की टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेशन पहले आपको बता दूं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है, हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस किए जा रहे हैं वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पर एक लड़का है, वो गेंद पकड़ने के लिए भागता है तो अपने बाजुओं, टांगों, अपनी बैक को हरकत देने के लिए कई मसल्स का इस्तेमाल करता है, तो उसमें उसका नर्वस सिस्टम भी है और सेंस ऑर्गन्स वगैरह उसका सारा उसको उस प्रोसेस करवाने में मदद करता है, और साथ ही साथ आप उसका सांस तेज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी अपना काम करना है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी साथ चल पड़ता है। तो ये सारे का सारा एक काम करवाने के लिए जितने भी प्रोसेस हुए हैं ये मिलजुल कर सारे सिस्टम्स काम करते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। दो तरीक़ों से होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है? नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स वगैरह की मदद से होती है। जो आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन वो सिक्रीटरी सेल्स, ग्लैंड्स की मदद से होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस की मदद से होती है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की मदद से होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन गुजरने का रास्ता है नर्व फाइबर, नेक्सॉन्स, डेंड्राइट्स वगैरह, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन, उसमें ब्लड प्लाज्मा रिलेटेड। नर्वस कोऑर्डिनेशन की स्पीड तेज़ होती है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की स्पीड कम होती है, लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन का असर जो रहता है वो कम वक्त के लिए रहता है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का असर ज़्यादा वक्त के लिए रहता है, और इसका जो रिस्पॉन्स है नर्वस कोऑर्डिनेशन का वो लोकलाइज्ड है, जबकि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा पूरे बॉडी में वाइड स्प्रेड है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद कोई तब्दीली है उसको सेंस करना। वो तब्दीली कैसी तब्दीली होती है जो आपको रद्द-ए-अमल पैदा करने पर मजबूर कर दे, तो वो है स्टिमुलस कहलाता है। वो स्पेशलाइज सेल्फ जो उस तब्दीली को महसूस करें वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। स्टिमुलस की मिसाल वो कोई भी आपके एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीली, जैसा कि कोई टेम्परेचर हो सकता है, सर्दी हो सकती है, कोई प्रेशर हो सकता है, आवाज़, साउंड वेव्स हो सकती हैं, केमिकल की प्रेजेंस हो सकती हैं, या माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। रिसेप्टर्स उनको रिस्पॉन्स को वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर साउंड वेव्स हैं तो उनको रिसीव करते हैं हमारे कान, जो लाइट है उनको रिसीव करती हैं हमारी आँखें, इस तरह के सेल्स, और ये इन्फॉर्मेशन को पकड़कर कोऑर्डिनेटर्स तक भेज देते हैं। कोऑर्डिनेटर्स दिमाग या स्पाइनल कोड होते हैं, ये इनके मुताबिक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं आने वाली इन्फॉर्मेशन में। मिसाल के तौर पर आँखों ने बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी को रिसीव किया तो ये मैसेज दिमाग तक पहुंच गया, तो दिमाग ने इस आने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट किया, और हमारी आँखों के जो मसल्स हैं, जो इफेक्टर्स हैं, उनको मैसेज दिया कि अब आप या तो इस एरिया को छोड़कर आंखें, या तो आप आंखें बंद कर लो,
रोशनी बहुत तेज़ है, जो आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो हमारी जो आंखों के मसल्स हैं वो क्या करते हैं, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स उन्होंने शो कर दिया, रद्द-ए-अमल शो कर दिया, उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। और रिसेप्टर्स का भी, इफेक्टर्स का भी मैंने आपको बता दिया। वो ख़ास मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से आए हुए मैसेजेस को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स पैदा करवा देते हैं। ये कुछ मैंने ये फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें आपके ब्राइट लाइट स्टिमुलस है, वो रिसेप्टर यानी आँख ने महसूस किया, सेंट्रल नर्व के ज़रिए कोऑर्डिनेटर दिमाग तक पहुंचा, और मोटर नर्व्स के ज़रिए इफेक्टर यानी सर्कुलर मसल्स ऑफ आई तक पहुंचा, तो रिस्पॉन्स उन्होंने पैदा करवा दी, यानी पीपल श्रिंक कर जाता है। दूसरी डायग्राम में आपको हीट का वो एक मिसाल दी है। हीट एक स्टिमुलस है जिसको हमारे हाथ की जो स्किन है उसने महसूस किया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा ये मैसेज, और इफेक्टर्स यानी बाजू के जो मसल्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्स पैदा करवाई, यानी बाजू हाथ पीछे खींच लिया। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसान का नर्वस सिस्टम, उसके दो हिस्से हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये आप लोग की बहुत ज़्यादा नर्व्स या न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर मौजूद है। और उसके बाद नर्व सेल और न्यूरॉन, इनका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला सेल बॉडी है। सेल बॉडी वो हिस्सा है जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसके बाहर छोटे छोटे बारीक प्रोसेसेस या एक्सटेंशन निकल रही हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर आती हैं, और सेल बॉडी से बाहर एक लंबी एक एक्सटेंशन निकल रही है जिसे एक्सोन कहते हैं। एक्सोन इंफॉर्मेशन को लेकर सेल बॉडी से दूर जाती है, और एक्सोन के ऊपर ख़ास फैटी लेयर मौजूद होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ ये श्वान सेल से बनती है और फैटी लेयर होती है और इंसुलेशन का काम करती है। ये माइलिन शीथ कुछ कुछ इंटरवल्स पर, रेगुलर इंटरवल्स पर मौजूद नहीं होती, तो उसे कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर। और कुछ नर्व इम्पल्सेस इन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स से जंप करती हैं, एक नॉन माइलिनेटेड पॉइंट से दूसरे नॉन माइलिनेटेड पॉइंट तक, तो उस तरह के इम्पल्सेस को कहते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। और ये नर्व इम्पल्सेस इस तरीके से ज़्यादा तेज़ी से अपना काम करवा पाते हैं। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं अपने काम के हवाले से: सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। इंटर न्यूरॉन कोऑर्डिनेटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाने वाली न्यूरॉन्स होती हैं, और ये दोबारा इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स तक भेज देती हैं। मोटर न्यूरॉन्स ये मसल और ग्लैंड्स यानी इफेक्टर्स तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती है अपनी इंटर न्यूरॉन या कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद। नेक्स्ट है नर्व। नर्व हमारे पास बहुत सारी एक्सोन्स जिनके ऊपर लिपिड्स की कवरिंग मौजूद हो और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर इकट्ठी हो जाएं तो उन्हें कहते हैं नर्व। नर्व सेंसरी नर्व्स हो सकती हैं, यानी ये सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। मोटर नर्व्स हो सकती हैं, ये सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन्स पर मुश्तमिल हो सकती हैं। और मिक्स नर्व्स हो सकती हैं, यानी ये दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। बुक वर्क आपका ये है कि जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें जितने भी साइड बॉक्सेस आ रहे हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं, और सारी की सारी बोल टर्म्स जो डिस्कस की गई हैं उनको आपने अच्छे से देखना है।